मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय आयुष मिशन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव कविता जैन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। बदलता भारत जो न सिर्फ आधुनिकतम विज्ञान को अपनाकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, बल्कि इस देश ने अपनी पुरानी धरोहरों को सहेज और संवार कर एक सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ाए हैं। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक भारत ने जीत का परचम लहराया है और इसी कड़ी में जनमानस के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में देश की पुरातन आयुष चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिगपा, होम्योपैथी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसे और लोकप्रिय बनाने के साथ जन जन को इससे लाभान्वित करने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इस मिशन ने करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर विभागीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये नई दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। क्या है इसका उद्देश्य और राष्ट्रीय आयुष मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव कविता जैन जी। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को मजबूत करने, राज्यों को क्षमता बढ़ाने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जो 2 दिवसीय ये शिखर बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि अभी तक हम जितना भी पॉलिसी बनाते थे तो सब जगह ये महसूस किया जाता था कि पॉलिसी एक सिंगल डायरेक्शन में चल रही है कि ऊपर से थोपी गई है। तो इन विभागीय सम्मेलनों को आयोजित करने के पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि ग्रास रूट लेवल पे जो फंक्शनरीज हैं उनसे फीडबैक लिया जाए कि वास्तव में ग्राउंड पे समस्या क्या है, चुनौतियां क्या आ रही है और जो अभी का गैप एरिया है उन चुनौतियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली सारे राज्य सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने अपने अपने स्टेट स्पेसिफिक और फीडबैक नोट में अपने ग्राउंड लेवल फंक्शनरी से अपना फीडबैक लिया कि आप इन चीजों में हमें अपना बताइए और जो जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेज हैं और अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं ताकि एक स्टेट की अच्छी प्रैक्टिस दूसरा स्टेट अडॉप्ट कर सके वो बताइए। तो वो सारा चीज जब उन्होंने गैदर किया तो हमने 6 ग्रुप बनाए थे। 6 ग्रुप ने अलग अलग सब थीम पर कार्य किया और उन सबको कल और परसों के सम्मेलन में सब लोगों के सामने रखा जाएगा। उसके बाद जो आउटकम होगा, जो रिकमेंडेशंस और जो उनकी अनुशंसा निकल करके आएगी वो इस नेशनल आयुष मिशन की गाइडलाइन को और सुधारने में और उसको जनता के लिए और ज्यादा ओरिएंट बनाने में हमें सहायता देगी। यही इसका परम उद्देश्य है। 2014 में जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना हुई, उस समय इसका बजट लगभग 78 करोड़ रुपए था। 24-25 में इसका बजट 1200 करोड़ कर दिया गया है। जो आकाशवाणी के श्रोता हैं वो ये जानना चाहते हैं कि 2014 से लेकर 2024-25 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बात करें या जनता को सुविधा पहुंचाने के स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या प्रगति हुई है? हमने इसमें हर क्षेत्र में कार्य किया है। आयुष के नाम से यदि हम ये सिर्फ ये सोचें कि केवल पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जन स्वास्थ्य तक हमने सेवाएं पहुंचाई है, वो ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि उन सर्विसेज में क्वालिटी हो, वो अफोर्डेबल हो, उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो कि मतलब जनमानस की बिल्कुल रिमोट एरिया में ये पहुंच सके। तो इसके लिए जो बजट 78 करोड़ था वो अभी 1275 करोड़ 2025-26 में हमें मिला है और 2014 से लेकर अभी तक 5, 6, 7, 9 करोड़ का इसमें व्यय हो चुका है जो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन एक जगह है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हम करते हैं जो भी हमारे अभी के अस्पताल हैं या चिकित्सालय हैं या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए संस्थान भी विकसित करते हैं।
जैसे 203 नए इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उसी तरीके से 21 नए आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, 300 से ज्यादा आयुष औषधालय बनाए गए हैं और बाकी सारे जो भी हैं उनका अपग्रेडेशन किया गया है। साथ ही में दवाइयों का एक डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। कोई भी क्वालिटी सर्विस देनी है, वो अच्छी क्वालिटी की दवाई हो, वो डोर स्टेप पे मिल जाए, तो दवाइयों का भी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जहां जहां ये डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स वहां पर अवेलेबल हो, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेट के माध्यम से डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो ये सारी सर्विसेज हम इनके माध्यम से सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो एक व्यक्ति का जो अपॉर्चुनिटी अवसर का कॉस्ट होता है कि वो डॉक्टर के गया फिर वापस आया, तो उतना उसका जो समय उसमें जाता है ना, उसको हम कैसे बचाएं कि नियरेस्ट एरिया में हम आयुष की सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकें और एक ही कंसल्टेशन में उसको कंसल्टेशन भी हो जाए, दवाई का वितरण भी हो जाए और आगे क्या फॉलो अप करना है वो भी उसको मदद मिल जाए। आयुष मंत्रालय की एक बड़ी पहल है आयुष मंदिर, जिसे आयुष वेलनेस सेंटर भी कहा जाता है। तकरीबन 12,500 से ज्यादा देश भर में आयुष मंदिर चल रहे हैं। थोड़ी उनकी सुविधाओं के बारे में बताइए, क्योंकि करोड़ों लोग आज भी इस बात से अवगत नहीं हैं कि आयुष मंदिर में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे हम किसी भी फैसिलिटी पे जाते हैं तो हमें दूर से प्लस का साइन नजर आता है तो हमें समझ आ जाता है कि वो मेडिकल फैसिलिटी है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के पीछे उद्देश्य ये था, जो भी एग्जिस्टिंग आयुष की डिस्पेंसरी थी या फिर हेल्थ का सब सेंटर था, उनको अपग्रेडेशन इस तरीके से किया जाए कि उनका एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग हो जाए और ब्रांडिंग देख करके आपको समझ आ जाए कि ये आयुष का स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर आयुष की सुविधाएं मिलेंगी। अब उसमें आयुष की सुविधाओं में क्या क्या मिलेगा, उसमें हमें सेल्फ केयर मॉडल को हमने डेवलप किया है कि आप खुद, जैसे फर्स्ट एड होता है कि आप खुद इवन डॉक्टर के जाने से पहले कौन सी चीजें अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो नॉर्मल सुविधा होती है कि डॉक्टर बैठेगा, वो ओपीडी की सर्विसेज देगा, कुछ मिनिमम डायग्नोस्टिक है कि आपका ब्लड का शुगर लेवल क्या है, प्रेगनेंसी का क्या है, ये छोटा छोटा डायग्नोस्टिक लेवल वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही में हर्बल गार्डन है, वो हर्बल गार्डन में ऐसे मेडिसिनल प्लांट है कि जो आप अपने घरों पे भी उगा सकते हैं और उसके बारे में वहां पर दिशा निर्देश दिया जाता है कि उनको आप कैसे यूज करना है। तुलसी है, आंवला है, शतावरी है, तो उनको कैसे यूज करके आप प्रिवेंशन के मोड में काम कर सकते हैं। तो ये सेल्फ केयर मॉडल पे बहुत ज्यादा काम करता है। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे भी है और सारी जनता को भी होगी, कि 2021 से हमने ये शुरू किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का। उस समय शुरू में सिर्फ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि लाभार्थी थे और अब कुमुलेटिव ये लाभार्थी 41 करोड़ से ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें पिछले साल 11.5 करोड़ थे और अभी जनवरी से लेकर अभी तक 6 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं जुलाई तक। उससे पिछले साल 8.9 करोड़ थे, उससे पिछले साल 8.4 करोड़ थे। तो ऐसे प्रोग्रेसिव जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो बताती है कि वास्तव में इसका टेक बहुत ज्यादा है। और ये बढ़ती हुई संख्या के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि आयुष की उपलब्धियों को देखते हुए हम भविष्य में इसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आधार बनाना चाहते हैं। योग और आयुष को लेकर आज देश में अभूतपूर्व जागरूकता फैली है। दुनिया में योग के लिए आकर्षण बढ़ा है। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह मान्यता दी है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच अनुपात में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कविता जी ये कहा था कि एक आयुष मार्क भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उस आयुष के प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड एक सर्टिफिकेशन होगा। उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है? मैं दोनों चीजों को रिलेट करूंगी। एक तो जो वैश्विक स्तर पर आयुष का प्रेजेंस है, उसमें आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी, WHO का अकेला UN पोस्ट जामनगर में हमारा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बना है। तो एक अकेला ऐसा यूनिट है जो UN के बाहर है और इंडिया में है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। उसके अलावा हमने ICD-11, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज में ये होता है, जैसे मुझे कफ की समस्या है, खांसी की समस्या है, इसको मान लीजिए कि यूनानी में बलगम कहते हैं,
और आयुर्वेदा में कुछ और कहते हैं, सिद्ध में कुछ और कहते हैं। तो इन सबका हमने WHO के साथ मिलकर के इंडिया ने ऐसा लीड लिया कि ये सारी टर्म्स एक कॉमन टर्मिनोलॉजी पर आ जाए। तो आज यदि मैं आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास जा रही हूँ और कल मुझे किसी हकीम के पास, यूनानी के पास जाना है या सिद्धर के पास जाना है या एलोपैथ के पास जाना है, तो सेम टर्मिनोलॉजी सारे डॉक्टर्स एक साथ समझ सकेंगे। तो इंडिया ने इसमें प्रोग्रेस किया, WHO ने लीड लेकर के हमारे साथ काम करके हम ये स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर चुके हैं और WHO के ये ब्लू ब्राउजर पर आ गया है। वैश्विक पटल पर इसके अलावा हम लोगों ने 25 देशों के साथ, देश से देश के साथ जो MOU होते हैं वो भी किए हैं और 52 संस्थान टू संस्थान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं। उसके बाद जब आपके सेकंड इस रिलेटेड क्वेश्चन पर आ रही हूँ, आयुष मार्ग पर FSSAI के साथ बात करके भारत सरकार ने जो आयुर्वेदा आहार होता है उसके लिए सिंबल भी डेवलप किया है कि आने वाले समय में जो आयुष के प्रोडक्ट होंगे उस पर आयुर्वेदा आहार का मार्क लगेगा। साथ ही में अभी कंपनीज के साथ हमारा बात चल रहा है जिसमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर एक मार्किंग सिस्टम की स्टैंडर्डाइजेशन की बात अभी प्रोग्रेस में है। आयुष डॉक्टर की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे थे और आयुष शैक्षिक संस्थान भी नेशनल आयुष मिशन के तहत चलाई जा रहे हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं और वहां से जो डिग्रीज प्रदान की जाती हैं वो कितनी मान्यता है उसकी? 3 क्वेश्चन रिलेटेड हैं। सबसे पहले नेशनल आयुष मिशन। नेशनल आयुष मिशन जो हमारे एजुकेशनल संस्थान है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है, उसकी मान्यता के लिए अलग से कमीशंस हैं। एक है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो उनकी संस्थानों की मान्यता देते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से। अब इन संस्थानों में जो एडमिशन होता है वो सेम पैटर्न है नीट का, मेडिकल में होता है। और आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट भरने से पहले आयुष के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट पहले भरती हैं और अच्छी मेरिट से जाती हैं। प्रैक्टिकली पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सेम काउंसलिंग होती है जैसा कि अपना IITs में होती है या फिर नीट में मेडिकल में होती है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होती है। हम लोगों ने आयुष ग्रिड करके एक IT नेटवर्क पे भी काम किया है जिसके अंदर ई-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया है। उस ई-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे ही बच्चा एनरोल होता है और जब तक उसका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक सारा का सारा उसका प्रोफाइल, उसका अटेंडेंस, उसके इलेक्टिव्स, क्या पढ़ा है, वो सारी चीजें उसके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे रहती है और ये 100% मान्य है। जी, नीति आयोग ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय आयुष मिशन का मूल्यांकन किया था और उसके रिकमेंडेशंस पर 8 आयुष पब्लिक हेल्थ कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। हमारे श्रोताओं के लिए अगर उन कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा आप बताएं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि नीति आयोग ने जब इसका मूल्यांकन करके 2021 में अपनी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जो कि आयुष से फायदा ना ले सके। ये शुरुआत होता है नवजात बेबी जब वो कंसीव कर रही है मदर, मतलब मातृ एंड नवजात जो शिशु है उनके लिए सुप्रजा नाम का कार्यक्रम है। बच्चा बड़ा हुआ आयुर्विद्या कार्यक्रम है और आप बड़े हुए और मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जीरियाट्रिक वृद्ध अवस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक जीरियाट्रिक हेल्थ केयर का प्रोग्राम है वयोमित्रा। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आप टर्मिनली इल हो गए, कैंसर जैसी या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो क्योर नहीं हो पा रही है, उनके लिए पैलिएटिव केयर के लिए कारुण्य प्रोग्राम है। रिमोट एरिया में जहां पर कि आदमी जा नहीं सकता नॉर्मली, तो मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्यक्रम है कि आप मोबाइल मेडिकल यूनिट से वहां पर जा सकें। तो हर सेगमेंट को कवर करते हुए ये 8 पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम उसमें किए गए हैं और इसमें हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिल रही है। बहुत संक्षेप में अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? राष्ट्रीय आयुष मिशन की भविष्य की यदि सबसे मुख्य योजना कहें तो वो ये है कि हमारे जन जन को आयुष की जो स्ट्रेंथ है उससे फायदा पहुंचे और उसको साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली कम हो और उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छे से सुरक्षित रहे। कविता मैम, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय आयुष मिशन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव कविता जैन और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।